नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फार्मा सेक्टर पर ट्रंप के 100% टैरिफ के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार। निफ्टी निचले स्तरों से 60 पॉइंट सुधरकर 24,800 के ऊपर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार। ट्रंप टैरिफ के ऐलान से फार्मा की सेहत बिगड़ी, लेकिन निचले स्तरों से फार्मा में भी खरीदारी कायम। सन फार्मा निफ्टी का टॉप लूजर बना, तो वहीं लॉरस लैब्स, दिवीज और बायोकॉन वायदा के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। फार्मा के साथ आईटी शेयरों में भी तेज गिरावट, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक और डिफेंस में भी करीब 1% की कमजोरी। वहीं चुनिंदा ऑटो शेयर्स में हल्की खरीदारी। टाटा मोटर्स करीब 2% मजबूत। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, कमजोर बाजार में भी एल&टी मजबूत, शेयर 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का किया टेक ओवर। उधर हैवी ट्रक पर ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत फोर्ड, समुद्र मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू कमजोर। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आशीष बहेती जी और प्रकाश गाबा जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल होंगे। टेक्निकल्स पर इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा से बातचीत होगी। और साथ ही हैल के सीएमडी डॉक्टर सीके सुनील से वो एक्सक्लूसिव बातचीत के जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंश हैं वो हम आपको सुनाएंगे इस शो में थोड़ा आगे। इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी इस समय लोअर लेवल से, और एक्चुअली सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो इस रिकवरी में एक आध फार्मा स्टॉक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा। लेकिन इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, ऑटो स्टॉक्स क्लियरली इस समय अच्छे खासे मोमेंटम में। और ऑटो स्टॉक्स में आप देखिए टाटा मोटर्स डे हाई पर आया, मारुति डे हाई पर है इस समय। काफ़ी स्टॉक्स हैं, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जो इस समय आपको डे हाई पर आते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं इस समय, उनमें नुवामा वेल्थ है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ऑब्वियसली हमने मेंशन किया ही है, केफिन टेक, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ रिकवरी है। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें HFCL ये बैन से बाहर आया, कमज़ोर हुआ। लॉरस लैब्स, डिवीज लैब्स और वोडाफोन आइडिया। वीरू जी, इस बीच में थोड़ा सा हल्का सा आपको एक आज की लिस्टिंग्स का भी जरा वो एक सेंस देते हैं कि कैसी हुई। जरा एक बार लेके आइए जीके एनर्जी आज की लिस्टिंग, और ये शानदार करीब करीब 12 रुपये लिस्टिंग गेन, लगभग 7% का 8% का 165.21। और सात्विक ग्रीन एनर्जी आज बैकफुट पे 3.25%, तो यहाँ पे एक म्यूटेड लिस्टिंग है। खैर, पैनल से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और ट्रेड्स पिक करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रकाश सर और आशीष बहेती जी और अमोल जी और आशीष के लिए फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी को नमस्कार। आशीष जी, आपका आज के 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? देखिए, जो मेरा पहला ट्रेड होगा वो मुथूट फाइनेंस में। यहाँ पर ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वीटू अगर देखें, जहां सारे बाजार में दबाव बना हुआ है पिछले 3 दिन से, ये स्टॉक ने अभी भी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को प्रोटेक्ट कर रखा है। प्रीवियस डे लो के नीचे बंद नहीं किया है। तो ओवरऑल जो रुझान मुथूट फाइनेंस का है वो बाई साइड पे। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं या 3230 के लिए, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 2960 लेवल्स का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक जो बाई साइड पे वो है हीरो मोटोकॉर्प। बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस ऑटो एंसिलरी स्पेस से देखा जा रहा है, एंड ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहना चाहिए यहाँ से भी। तो हीरो मोटोकॉर्प पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5260 का, और टारगेट है 5730 लेवल्स का। ओके, चलिए ये हो गई आशीष जी की पिक। गाबा सर, बताइए आपकी 2 पिक्स इस समय की। मुझे आइशिया मोटर्स अच्छा लगता है। आइशिया मोटर्स में एक कंसोलिडेशन था, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन अप मूव ऑन है। 7055 के आसपास ट्रेड कर रहा है आइशिया मोटर्स। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 7000 का, मतलब 55 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है 7200, पॉसिबल है आइशिया मोटर्स। दूसरा स्टॉक मुझे जो इस वक्त वो है आई थिंक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस स्पेस से 1900 के आसपास ट्रेड करता है। बहुत ही टाइट स्टॉप 1890 का, 10 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1920 पॉसिबल है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ओके, आईसीआईसीआई जीआई, और अभी भी अगर आप देखें जिस प्रकार का चार्ट है, शायद बेस्ट इज येट टू कम। क्या गजब का चार्ट है आज, क्या क्लियर कट एज ब्रेकआउट और सारे एवरेजेस के ऊपर। आशीष बहेती जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक रिवर्सल्स देखने मिल रहे हैं। चार्ट पे अर्ली साइंस है,
और हमें लग रहा है कि इसे चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3400 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3480 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो है ऑयल इंडिया पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने इंट्राडे में रिकवरी अच्छी दिखाई है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को वापस चेज किया जा सकता है। 410 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 425 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ऑयल इंडिया का कल भी शानदार मूव थे, इसमें आज भी ठीक ठाक मूव है। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, तो प्रॉमिसिंग लेवल्स पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है वहीं पे फोकस कर रहा हूँ। तो पहला पहला मेरा जो पिक है वो रिलायंस के साथ जा रहा हूँ, वो 1370 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1415 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1340 का। 1340 1350 रिलायंस के लिए कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है। हालांकि करेक्ट जरूर हुआ है, बट मार्केट में अगर रिकवरी आए तो रिलायंस पे काफी फोकस रहेगा। दूसरा एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 770 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 800 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 755 का। एक रेंज में फंसा हुआ है बट काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस एचडीएफसी लाइफ में दिख के आ रहे हैं। ओके, चलिए ये इस समय आपकी दो ट्रेड्स। एक बार लार्सन एंड टुब्रो जरा वापस लेकर आइए और इस पर एक वापस एक बार व्यू लेते हैं। आज का निफ्टी का टॉप गेनर 1.8% ऊपर। देखिए सीधी सादा बात थी कि एक 5% का ईपीएस अपटिक है, एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन से बाहर निकल रहे हैं। भले ही 2000 करोड़ कम लगे, लेकिन एक होता है कि आपको वन टाइम सेटलमेंट हो गया, एक होता है कि आप हर क्वार्टर उसे लॉस बनाना पड़े, और वो डेट भी जारी है पूरी की पूरी। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। और एक्चुअली अगर मार्केट थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो इसमें और बड़ा मूव आना चाहिए था, लेकिन ठीक है मार्केट वीक, लेकिन फिर भी ये स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आशीष जी कहाँ तक जा सकता है लार्सन एंड टुब्रो इस स्विंग में? आशीष कयाल जी। देखिए, जो एलएनटी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अक्यूमुलेशन पैटर्न, जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, वो बना रहा है। और ये स्टॉक ब्रेकआउट के नेकलाइन पे जस्ट बैठा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ इसका जो टारगेट आता है वो करीबन 300 रुपये ऊपर 4000 तक का टारगेट यहाँ निकल कर आता है। और ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो अगर आप रेशियो चार्ट भी प्लॉट करेंगे तो बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। और अपने 20 डीएमए से बाउंस बैक शार्पली किया है। ओवरऑल रुझान 4000 तक के लिए देखा जा सकता है पोजिशनली। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 3600 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अपीलिंग है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करवट लेगा। अभय जी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट टैरिफ बॉम्ब। अब उन्होंने फार्मा को टारगेट किया। कन्फ्यूजन है कि इंडियन फार्मा पर कितना इम्पैक्ट होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है, सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो है। पहले इसको एड्रेस करते हैं। फार्मा पर इस मूव के बाद आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए ये काफी दिन से थ्रेट थी उनकी, तो कोई एकदम नेगेटिव सरप्राइज नहीं है कि एक कोई नया इवेंट हो गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से वो कह रहे थे पिछले 3 महीने से कि फार्मा पे भी कुछ टैरिफ आएगा, एक बार ये भी कहा था कि 200% का टैरिफ आएगा, तो अब वो फाइनली हो गया है। सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है, सारे जो फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं यूएस को, पर क्लियरली उन्होंने टारगेट उन कंपनीज को किया है जो अपनी होम कंट्री में बना के हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस यूएस मार्केट को बेचते हैं। और जो यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे वो बेनिफिट करते हैं, क्योंकि यूएस में जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस है वो काफी हाई प्राइस पे बेची जाती हैं। तो पहला टारगेट उन कंपनीज पे है जो यूरोप में या चाइना में या जापान में बनाते हैं ब्रांडेड ड्रग्स, और उनको हाई प्राइस पे बेचते हैं यूएस मार्केट में, और अपने होम कंट्री में उसे काफी सस्ते प्राइस में बेचते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी बड़ा इनोवेटर नहीं है जो हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भेजते हैं यूएस मार्केट में। पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि जब अगर ब्रांडेड प्लेयर्स पे प्रेशर आएगा तो जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लस जो एपीआई कंपनीज हैं उन पे थोड़ा प्रेशर आने की संभावना है। पर मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकली इंडियन कंपनीज पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हम अभी भी एक छोटे प्लेयर हैं उस स्पेस में। मैं तो बल्कि कहूंगा अनुज की हमारी कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस में प्लांट्स खरीदें। हमने देखी में काफी
रिसेंटली कुछ फार्मा कंपनीज ने जाके, छोटी कंपनीज ने भी, बड़ी कंपनीज ने भी यूएस में प्लांट्स सेटअप किए हैं या एक्वायर किए हैं, और यूएस कंपनीज भी उन्होंने एक्वायर की हैं फार्मा की। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूँगा हमारी कंपनीज के लिए, एक यूएस मार्केट में डायरेक्ट प्रेजेंस बनाने की। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कहेंगे आप यहाँ पर। दूसरा सवाल मेरा अब आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी यूएस फेसिंग सेक्टर है। इसमें भी आप देखिए 3-4 दिन से बड़ी गिरावट आ रही है। जब वो H1B वीज़ा वाला इशू आया था, यहाँ पर भी ये कहा गया था कि नहीं, इंडियन आईटी पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक्स 52 वीक लो लगा रहे हैं टीसीएस जैसे। यहाँ पर क्या भी होगा? नहीं देखिए, अनलाइक फार्मा फार्मा में अनुज, जैसा आपने देखा है, फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड साइड स्ट्रांग है। तो एक टेक्निकल इशू है टैरिफ्स की वजह से, वो होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाएगा। पर डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंपनीज फार्मा में जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसको मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट्स, वो एक बहुत पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं। तो इंडिया इस समय बहुत अच्छा इमर्ज हो रहा है फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड कंट्री के रूप में। आईटी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं अनुज, की जो बिजनेस मॉडल ही ब्रोकन है। जैसे हम काफी बार बात कर चुके हैं पहले भी, कि हमारी कंपनीज काफी पीछे हैं। मतलब एक जो बॉडी शॉपिंग मॉडल था वहीं पे रह गए हैं, लेबर आर्बिट्राज में कहूंगा। सैस में भी नहीं गए, सैस तो भूल जाइए, अब एआई वगैरह में भी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम है, और एक स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मार्केट भी इतना रिसेप्टिव नहीं है। तो आईटी और फार्मा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आईटी के आई थिंक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और मेरा पर्सनल व्यू ये है, और फंड हाउस का भी व्यू ये है, कि इन स्टॉक्स में अभी बॉटम बहुत दूर है। मतलब लोग ये कह सकते हैं कि काफी गिर गए ये स्टॉक्स, वैल्यूएशन मल्टीपल गिर गया, मीन से मीडियन से बहुत कम है। पर वो अलग टाइम था जब हाई वैल्यूएशन होती थी इनकी, जब ग्रोथ स्टॉक्स थे। अब ये 2-3-4% की ग्रोथ के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, और अभी भी बॉटम काफी दूर है इन स्टॉक्स में। ओके, चलिए, तो आईटी पे आप सतर्क करते हुए, अच्छा, पहले तो जी मेरी तरफ से अभय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एक बात पे आ रहा था, ये जो रोज़ यूएस में किसी न किसी, अगर आप देखें, सेक्टर्स को प्रभावित किया जा रहा है। आज फार्मा हो गया, आईटी हो गया। आप ये देखिए, इंडियन मार्केट्स का कोलैप्स, स्पेशली अगेंस्ट, अगर आप प्रीशियस मेटल्स को देखें, जितना ये कोलैप्स खलता है कि पूछिए मत। कहाँ ईयरली 45% के रिटर्न्स हैं। क्या अभी मेटल्स में कमिटेड रहना, प्रीशियस मेटल्स में कमिटेड रहना फॉर द टाइमिंग, जब तक कि ये यूएस में लीडरशिप यही रहती है, ये सही होगा? आपका व्यू क्या है इस पे? वीरेंद्र नमस्कार, आपको भी। देखिए, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि जो ऐसे टाइम होते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, और अनसर्टेनिटी होती है तो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। जो बायर्स हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, उनको चाहिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट। तो जहां पे भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और पार्टिसिपेशन कम होता है तो तब हमको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब हाइंडसाइड में जब पीछे देखते हैं तभी पता चलता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा टाइम था, ये स्टॉक्स गिर गए थे अनाउंसमेंट की वजह से, उस टाइम ले लेना चाहिए था। पर जब हम उस इवेंट के थ्रू जा रहे होते हैं तब लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि एक ऐसे एसेट में रहे जहां पे सर्टेनिटी है। अब प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सिल्वर का मैं देख रहा था 61% का रिटर्न है, हाईएस्ट रिटर्न एसेट है सिल्वर एक्चुअली पिछले 1 साल में। पर अब ये कहना कि अब जो हुआ पिछले साल में, अब वो अगले साल भी होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक रिसेंसी बायस होता है मार्केट में, कि जो अभी चल रहा है उसी को चलने देते हैं। पर मुझे लगता है फ्रैंकली, मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूं, कि जो मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रेरियन जो रहेगा, जो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, वो रिटर्न बनाएगा। और जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनमें भी हमने देखा वीरेंद्र, 8 साल कुछ नहीं हुआ था, फिर 8 साल के बाद 1 साल की हमने रैली देखी है। तो हो सकता है कि अगले साल में सिचुएशन चेंज हो जाए, आप निफ्टी को 30,000 की लेवल पे देखें, और तब एक लोग ढूंढें कि गोल्ड से, सिल्वर से निकल के हम क्या स्टॉक्स लें। तो ये साइक्लिकल्स है, साइकिल है मार्केट में। आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपने कन्विक्शन के साथ ही रहना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर, अभय जी। अगले साल 30,000 का निफ्टी,
काश ऐसा हो। अच्छा, आपकी स्पॉटिंग कुछ बहुत अच्छी रही हैं। कार ट्रेड तो मैं अभी भी देखा था, जब आप आते हैं ना तो मैं कार ट्रेड खोल के देखता हूँ, 2600 रुपये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, वो फार्मा वाला स्टॉक क्या था? एक बार मैं आपको बीच में मैसेज करने वाला था कि क्या था सर, वो मैं भूल गया। और दूसरा ये, आज की कुछ फाइंडिंग्स अगर ऑटो में या फिर बैंक्स में या फिर मिड कैप में कुछ भी नया एडिशन किया हो, जिस मैनेजमेंट से आप मुखातिब हुए हो, अभी जी बताइए प्लीज़, कोई स्टॉक नया। जी देखिए, जो फार्मा कंपनी हमने डिस्कस की थी पिछली बार, जो हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करी है और बाय रिकमेंडेशन नहीं है, वो है सिनोरिस फार्मा, एक स्मॉल कैप कंपनी है गुजरात की। और सिनोरिस हमें इसलिए अच्छा लगता है वीरेंद्र, बिकॉज उसका ऑलरेडी यूएस में एक प्लांट है जो उन्होंने एक्वायर किया था। तो इनका एडवांटेज ये है कि जो टैरिफ से है इनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, ऑलरेडी यूएस में प्रेजेंस है। और मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ की है, तो 3000 करोड़ की मार्केट कैप को मल्टी बैगर बनना काफी इजी है कंपेयर टू अ लार्ज कैप स्टॉक। तो एक ये बेट हमारी है कि सिनोरिस एक अच्छा प्लेयर है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, अच्छा मैन्युफैक्चरर है और बैलेंस शीट भी क्लीन है। तो इन सब के बनिस्बत चलते हुए मुझे लगता है पॉजिटिव डिमांड इन्वायरमेंट में ये जरूर बेनिफिट करेगा। दूसरा जो एक नया एडिशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, वो है फ्यूजन फाइनेंस, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। मुझे लगता है ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होने की जरूरत है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा वेटेज करें, पर आई थिंक एक डेफिनेटली एक एलोकेशन बनता है ऐसे सेक्टर में जो पिछले 2 साल से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से निकला है और अब उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बॉटम बन रहा है। तो ये एक लीडिंग कंपनी है उस अपनी स्पेस में, जो काफी सिवियर करेक्शन देखा है, पर अब वॉबक पिंकस ने राइट्स इशू में 400 करोड़ इन्वेस्ट किए, प्लस 400 करोड़ और आने हैं। तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिमांड एनवायरनमेंट भी अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है। जो अभी हमने लेटेस्ट डेटा देखा एमफिन का, उसमें एक स्टेबिलिटी दिख रही है पूरे सेक्टर के लिए। पर अगेन अगर रिसेंट इवेंट्स देखें तो कोई नहीं लेगा, पर अगर आप अगले 12 महीने का 2 साल का व्यू लें तो डेफिनेटली ऐसे ही स्टॉक्स में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है वीरेंद्र। बिल्कुल। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये आज का आपका पसंदीदा स्टॉक का। अबे जी, ऑटोज़ में मार्केट बहुत ज़्यादा एक ऑल इन बेड प्ले कर रहा है, हर गिरावट पे बाइंग आती है। 1-1.5 महीने में 20% ऑटो स्टॉक्स चल गए हैं अब, जब से वो जीएसटी कट अनाउंस हुआ है। और वो रिजल्ट भी दिख रहा है कि कंपनियों की सेल्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन अब इसमें सवाल मेरा ये है कि क्या बहुत कुछ मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस कर लिया है इन लेवल्स पर, और यहाँ से अब आपका व्यू क्या होगा? और सेलेक्टिवली कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या? जी अनुज, आई थिंक मार्केट ने काफी कुछ ऑलरेडी प्राइस कर लिया है, ये मेरा व्यू भी है कि जो एक ये ऐसा सेक्टर था जहां पे साल भर पहले की बात करें तो इतनी तेजी नहीं थी, इतना एक्साइटमेंट नहीं था, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं था और स्टॉक सारे साइडलाइन कर रहे थे। पर उस टाइम पे जिन्होंने लिया उन्होंने अच्छा रिटर्न देखा है। पर अब मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा ओवरबॉट सेक्टर हो गया है, क्योंकि जो रिसेंट हमने 22 सितंबर के बाद के नंबर देखे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे नंबर थे। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि एक दिन के सेल्स देख के आप ये नहीं कह सकते कि अब वो तेजी वैसी ही रहने वाली है। दो जो हम चैनल्स पे देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से जो बात करी इस हफ्ते भी, तो एक डेफिनेटली इंक्वायरीज और सेल्स अच्छी हैं और फेस्टिव सीजन तक जाते हुए मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स होंगे। फेस्टिव सीजन के बाद इन्वेंट्री लेवल भी मुझे लगता है 20-22 दिन का ही रह जाएगा दिसंबर में, तो कोई दिसंबर में किसी को सेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब की बार मॉडल क्लियर करने के लिए। तो अगले 6 महीने मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा, पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। पर एट द तो डेफिनेटली एक 5-10% की यहाँ से अपसाइड है ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में। पर उसके बियॉन्ड सस्टेन करेगा कितना और क्या रिटर्न देगा, वो आई थिंक देखना पड़ेगा अनुज। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। 62,000 करोड़ की मेगा डील के बाद हेल के सीएमडी डॉक्टर डी के सुनील ने सीएनबीसी आवाज से सबसे पहले बात की। लक्ष्मण जी को दिए सुपर एक्सक्लूसिव में उन्होंने कहा है कि जी के साथ 113 इंजन के लिए वो जल्द करार करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि रूसी SU-57 का देश के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए हेल पूरी तरीके से तैयार है। सुनिए वो पूरी बातचीत।
तो ये पूरा जो रक्षा मंत्री ने भी कई बार कहा, और इस साल को पूरे रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता की तरफ और मेक इन इंडिया की तरफ एक फोकस किया है, तो उसका एक बड़ा प्रमाण कहा जाए इसको। ये करेक्ट मौका है कि अगला जो 97 भी अगर ऑर्डर मिल गया हमको, तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, वेंडर्स है, इनका सब फैक्ट्री कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, वरना रुक जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे इंजन में हुआ था कि बीच में रुकावट आ गई तो उसने लाइन बंद कर दिया। तो अब हमने 97 के लिए ऑलरेडी ऑर्डर फाइनलाइज कर चुके हैं हम लोग इंजन का, तो वो अभी साइन हो जाएगा। कब तक साइन होने को उम्मीद है? अब ये महीने में हो जाएगा, बिकॉज फाइनल नेगोशिएशन सब कुछ हो गया है। अब इसकी ये ऑर्डर आते ही हम जी के साथ भी 113 इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। तो ये जो सप्लाई चेन को कंटिन्यूअस फंक्शन में रखना है, उसके लिए अगर ऑर्डर पे ऑर्डर आए तो ये जो सप्लाई चेन है ये चलता रहेगा, ये बहुत जरूरी है। तो जी के साथ जो आपने कहा कि 113 के लिए हम ऑर्डर साइन करेंगे, तो जो पहले साइन किए थे 99 का, उसका स्टेटस क्या है अभी तक? अभी देखिए, ये आप जैसे जानते हैं तीसरा इंजन आ चुका है, और ये महीने में और एक उम्मीद है, ये शायद और 10-15 दिन में और एक इंजन आएगा। तो उन्होंने बताया कि 12 इंजन देंगे ये फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि 12 एयरक्राफ्ट हम पूरे इंजन के साथ तैयार रखेंगे और डिलीवर भी करेंगे। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि रशिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है SU-57 को लेकर के, उसमें फिर HAL का भी नाम चला, HAL पोटेंशियल कैंडिडेट है। इस पे कुछ शेयर करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन? देखिए, हम तो राइट कैंडिडेट है, पोटेंशियल नहीं, हम राइट कैंडिडेट है। क्योंकि हमने MiG-21 बनाया, एक नहीं, दो नहीं, 300-400 बनाए हमने। MiG-27 हमने बनाया, सुखोई बनाया। तो आज देश में रशियन टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज जो है वो हमारे पास ही है। तो हम नेचुरल पार्टनर है Su-57 के। बातचीत हो रही है कोई इसमें? हमने रशियंस को ये कहा है कि अगर ये निर्णय हुआ कि Su-57 लेंगे तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट केसेस, इसमें से एक का फैसला थोड़े जल्दी आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, JSW स्टील वाला मामला और वोडाफोन आइडिया वाला मामला। असीम के पास चलते हैं, दोनों केसेस क्विकली समझ लेते हैं। असीम, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आपको वो हेयरिंग के लिए जाना होगा, फटाफट बता दीजिए दोनों मामले क्या हैं। राइट, देखिए सबसे पहले मैं JSW स्टील वाला मामला बता देता हूँ। 2019 में JSW स्टील ने भूषण स्टील के लिए 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान सौंपा था। इसको कई माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश 2 मई को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो प्रक्रिया का थी उसका पालन नहीं किया गया, इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया था और भूषण स्टील को लिक्विडेशन के लिए भेज दिया था। लेकिन उसके बाद JSW स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू याचिका की सुनवाई करते हुए अपना जो 2 मई का आदेश था उसको 31 जुलाई को वापस ले लिया था, और उसको वापस लेने के बाद उस मामले की दोबारा से हियरिंग की थी। तो इस पूरी हियरिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना जो आदेश था वो सुरक्षित रख लिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट आज अपना आदेश सुनाएगा। थोड़ी देर में बेंच असेंबल हो जाएगी और थोड़ी देर में ये आदेश आएगा। तो आपको वहां देखना होगा कि जो JSW स्टील है उसको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम इस पूरी चर्चा के लिए, ये बताने के लिए। एक बार जरा प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं मेरे को आप? अच्छा ठीक। अच्छा 26 तारीख भी है। अच्छा माफ़ी चाहूँगा असीम, ये वोडाफोन का भी अपडेट देंगे एक बार जरा आप? आज हेयरिंग और पिछली बार जो स्टेटमेंट्स थे उसके बाद एक बार पक्ष ये कहने लगा कि हाँ वोडाफोन को राहत मिलने की संभावना है। आज क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी इस मामले की तो सरकार ने ये संकेत दिए थे कि वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। सरकार ने खुद कहा था कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले के मुकाबले अब हालात बदल गए हैं। कंपनी में हमारी अब 49% की हिस्सेदारी है और कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सहायता से हम इस कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये सुनवाई को सरकार ने उस वक्त सुनवाई को टालने की मांग की, तो कहा था कि इस हफ्ते के बाद कोई भी डेट दे दीजिए। तो फ्राइडे को
आज जो इसकी हियरिंग होने वाली है, तो देखना होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो हो सकता है कि सरकार किसी तरह का रेजोल्यूशन प्लान कंपनी को लेकर के वहां पर दे और उसमें कंपनी को किसी तरह की राहत वहां पर आपको मिलती हुई दिखाई भी दे। ओके, असीम शुक्रिया आपका। और मैं इस बीच स्क्रीन प्ले कहता हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी जो मार्केट की है ना वो ख़राब नज़र आ रही है। वी आर स्टिल एट डे लो और थोड़ा सा टिक्स जो आ रहे हैं ना स्टॉक्स पे वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। खैर एक काम करते हैं, चलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एक और मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ गौरव बिस्सा इस वक्त मौजूद है। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है एम्बर पे। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। ब्रेकआउट के बाद ज़्यादा कुछ हमको इसमें एक्शन देखने नहीं मिला है। मार्केट्स भी काफ़ी रेंज बाउंड रहे हैं, तो ये भी एक टाइम करेक्शन में गुजर रहे हैं। पर नेवरदलेस अपने ब्रेकआउट्स को सस्टेन कर रहे हैं और यहाँ से आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद ओवरबॉट से, लो टाइम फ्रेम में ओवरबॉट से नीचे आ गया, तो यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 8700 के लिए एम्बर को आप बाय कर सकते हैं। 8100 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है मिंडा कॉर्प, जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। एक फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट था वो हमको देखने मिला। अब एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट जो है वो नजर आ रहा है, तो रिस्क टुवर्ड फेवरेबल है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है, इसके अंदर आउट परफॉर्मर रहा है। 560 के स्टॉप लॉस से आप मिंडा कॉर्प बाय कर सकते हैं। 610 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। ऑलराइट गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब ट्रेड्स पर बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, शो को समेटेंगे और आपके सवाल के जवाब देने के लिए श्रेया और कंचन स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। जी गुड मॉर्निंग सर। एक सवाल था मेरा आपसे, 28 तारीख को है डॉटर्स डे। ऐसा कौन सा सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा जो मेरे पापा भी आइडिया ले लें और साथ में जो डॉटर्स के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उनके पेरेंट्स उनको दे सकते हैं? देखिए, आपके फादर ऑब्वियसली आई एम श्योर कि उन्होंने जो कुछ आप उनके काबिलियत में होगा उससे ज़्यादा ही करा होगा कंचन, तो उनको तो मैं क्या सजेशन दूंगा। मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैं अपनी बेटियों के लिए क्या करूँगा। मैं अपनी बेटियों को बस एक, देखिए मटेरियल चीज़ों की अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं उन्हें बस ये कॉन्फिडेंस दूंगा कि जो वो करना चाहते हैं वो करें और जब तक मैं हूँ मैं उनके साथ हूँ। बस ये जो सेम चीज़ मेरे पापा ने मेरे लिए की थी वो मैं उनके लिए करूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। वीरू से ही पूछ लेते हैं, वीरू की भी बेटी है, तो वीरू के मेरे ख्याल से वक्त बहुत सही बात, सबसे कीमती वक्त, सब छोटा सा लेकिन सबसे कीमती, बिल्कुल। चलिए श्रेया और कंचन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।